नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। धीरेन्द्र पुंडीर जी जुड़ गए हैं। धीरेन्द्र जी, बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन, नमस्कार। धीरेन्द्र जी, चुनौतियां तो अब बहुत बड़ी हैं। चुनौतियां पहले भी कम नहीं रही, लेकिन उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों के चुनाव, इसके अलावा रोजगार का सवाल भी है, थोड़ी महंगाई भी इधर बढ़ी है, राम मंदिर चढ़ावे में चोरी का मसला लगातार तूल दिए हुए है, विपक्ष पार्लियामेंट को चलने नहीं दे रहा है, परिसीमन विधेयक हो, महिला आरक्षण विधेयक हो, एफसीआरए हो, वो सब लटके हुए हैं और कैबिनेट का विस्तार भी होना है। और शिक्षा क्षेत्र में जो एक परिवर्तन चल रहा था, जो सुधार चल रहा था, अब उस पर भी एक बड़ा प्रश्न लगा है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद। कितनी बड़ी चुनौतियां आप मान रहे हैं मोदी सरकार के लिए, और मैं कहूंगा कि योगी के लिए भी, क्योंकि आज उत्तर प्रदेश विधानसभा में भी उसी तर्ज पर हंगामा हुआ है जैसा हम संसद में देख रहे हैं 20 जुलाई के बाद से। सर, बहुत ही दिलचस्प स्थिति हुई, क्योंकि कल के जिस तरह के चुनाव परिणाम आए, तो वो चुनाव परिणाम बहुत ज्यादा कोई दूरगामी होंगे ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन हमेशा मेरा ये मानना है कि कोई मैसेज तो जरूर देता है। आपका मतदाता, आपका कोर वोटर कोई ना कोई मैसेज देने की कोशिश करता है, क्योंकि हर एक, और बीजेपी ने अभी तक ये इलास्टिसिटी दिखाई है कि वो अपने आप को, जो चुनाव की गलतियां उसको दिखती है, उसको थोड़ा सा चेंज करती है, और इसीलिए वो सरवाइव भी करती है। देखिए, इस देश में एक बात तो है कि भले ही आप कुछ भी कहें, राजनीतिक जनता, या हम लोग ये कहें जातिवाद, या कुछ भी कह सकते हैं क्षेत्रवाद के आधार पर, लेकिन एक बात है कि बहुत ज्यादा दिन तक आपकी एरोगेंस बर्दाश्त नहीं करती, अपने लीडर की करती है। मैं फिर कह रहा, ये डिफरेंस लोगों को समझना चाहिए कि मुलायम सिंह यादव अपने समर्थकों को कुछ भी कह सकते थे, थप्पड़ मार सकते थे, कुछ भी कर सकते थे, लेकिन उनके जो लोग हैं वो नहीं मार सकते, उसको बर्दाश्त नहीं करेगी। दरअसल बीजेपी में अभी तक एक चीज है जो बार बार स्टेब्लिश होती है कि पूरी तरह ये पार्टी 2 चेहरों पर डिपेंडेंट है आज की डेट में भी, केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह, और आप राज्यों में देखेंगे तो जैसे उत्तर प्रदेश में है तो योगी है, बाकी जो नेता आपको जमीनी कोई ढूंढना पड़ेगा आपको, क्योंकि जिनके आप सबसे ज्यादा बयान देखते हैं, ब्रजेश पाठक, वो तमाम पार्टियों में घूम के अगर 1-2 पार्टी और बच जाती तो वो उसको भी कर लेते। बीजेपी से आने से पहले वो बची नहीं थी, तो लिहाजा वो सीधा बीजेपी में ही आ गए। फिर उसके बाद केशव प्रसाद मौर्य कोई जमीनी नेता नहीं है, तो ये एक चीज है जो प्रेशर बढ़ाती है ऐसी उस हार के बाद, जिसके बहुत दूरगामी परिणाम नहीं होने चाहिए। मैं ये कह रहा हूं भाई, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा है कि बांकीपुर आप हार रहे हो, ये वो सीट है जो आप सिर्फ 95 से नहीं जीत रहे, आपने बहुत दिन से इस सीट को देखा है। भाई, आप इस सीट का जो बीजेपी का कोर वोटर माना जाता है, बड़ा इंटरेस्टिंग है सर इसको देखना। ये सीट बड़ी इंटरेस्टिंग है, सारी चीजें कहती है, क्योंकि जिसको आप कोर वोटर कहते हैं सर, हर एक पार्टी का कोर वोटर होता है, इसमें कोई नई चीज नहीं है, सब जानते हैं। बीजेपी के शुरुआती कोर वोटर्स में अपर कास्ट हुआ करता था, अपर कास्ट भी ना कहें तो जो पहले जिनको हम गिनते हैं कि भाई उसमें उनको सबसे पहले तो हमने देखा बनिए और कायस्थ, वही उसके मेन हुआ करते थे। उत्तर प्रदेश में कोई कृषक जाति उसके साथ नहीं जुड़ी थी। बीजेपी, मुस्लिम जो ब्राह्मण्स है वो कांग्रेस के बहुत सॉलिड वोट बैंक हुआ करते थे, तो बीजेपी को धीरे धीरे उसने वहां से बढ़ा, लेकिन उसका मूल वोट बैंक कौन सा था सर? कायस्थ। अगर आप मुझसे ज्यादा अच्छे से जानते हैं, जब गांव में घुसते थे तो लोग कहते थे दीपक आ गया, दीपक आ गया, है ना। वीपी सिंह तक इनको बहुत घुसाते नहीं थे, और हमने खुद देखा है। मैं मुजफ्फरनगर के जब कभी वोट डालने जाते थे, जब युवा थे और वो सब बड़ा उत्साह रहता था, तो वहां वो जो लाला बिजनेस मैन होते थे, वो अलग अलग, हमारी गली के भी जो अलग अलग है, वो कहा करते थे यार ऊपर उसको दे दो, नीचे उसको दे दो, एक उसको दे दो, ऐसे कहा करते थे, और कोई नहीं होता था उनके साथ। लेकिन वही सारी कम्युनिटी आपको बांकीपुर में मिलती है,
जो लगभग 23% के करीब है। तो इसकी जीत का कारण एक वो था। दूसरा, अपर कास्ट ब्राह्मण्स भी वहां है, वहां ये भूमिहार भी है, काफी कुछ है, राजपूत भी है। तो एक मैं जनरल टेस्ट करा, जरूरी नहीं है आप उसको दर्शक भी उस तरह देखे, लेकिन मैं उसको ऐसे देखने की कोशिश कर, उसका मैसेज ऐसा क्यों हुआ। जरूरी नहीं उसने वोट दिया हो। देखिए 34% वोट सर वोट नहीं होता है। मतलब आप ये सोचिए कि 34% वोट टोटल पड़ा है, उसमें से इतना। लेकिन इसको अगर हम दूसरे तरीके से देखें कि ये वोट अगर सारा पड़ जाता तो यही जीत आपको बड़ी करनी पड़ती। इसका मतलब है कि वो वोटर इतने नाराज थे कि वो बूथ तक तो आए नहीं, कि अगर हम बूथ तक आएंगे तो हम बीजेपी को नहीं देंगे। तो ये एक मैसेज है, भरत तिवारी का मैसेज है, यूजीसी का मैसेज है, सम्राट चौधरी अक्षम है उसका मैसेज है, और सम्राट चौधरी के समय में जिस तरह जंगल राज की आहट लोगों को अब लगने लगी वो है। साथ ही साथ नीतीश कुमार के चेहरे पर पड़े हुए वोट का बीजेपी के साथ, जब बीजेपी अपना मुख्यमंत्री चुनती है तो अभी उसकी सहजता नहीं दिख रही है, जो होना चाहिए अभी नहीं दिख रही है। मैं इसका इससे ज्यादा कोई अर्थ मैं नहीं निकाल रहा हूं। दूसरा, आपने दतिया में देखा, दतिया में कांग्रेस के पास ही सीट थी, लेकिन उन्होंने उसको रिटेन किया। लेकिन उससे पहले जैसा नजारा आपने देखा ऐसा जनरली बीजेपी में दिखता नहीं है सर। तो वो ये बताता है कि आप इसको क्या है। और रही बात तो वहां की गुजरात की, तो गुजरात को मैं एक अकेला स्टेट मानता हूं जिसको ये लोग कहते हैं भाई प्रयोगशाला बनाया या जो भी बनाया, लेकिन आज भी प्रधानमंत्री मोदी के साथ उसका रिश्ता जुड़ा हुआ है उस स्टेट का। तो बाकी सब मुख्यमंत्रियों को भी ये समझना चाहिए कि काम ऐसा करें कि छोड़ के चले जाएं स्टेट तो भी स्टेट उसके साथ रहे। वो कह सकता है आज भी गुजरात में मोदी की मेरा गुजरात, है ना। याद होगा सर आपको कि जब राजनाथ सिंह जैसे नेता को आपने चुना, फिर वो छोड़ के, याद है हैदरगढ़ सीट छोड़ी तो वो समाजवादी पार्टी ने जीत ली थी, छोड़ते ही 6 महीने के अंदर ही वो सीट जब उन्होंने जीती हैदरगढ़ से तो वो ओम प्रकाश सिंह जीता था। तो ये सब जो बीजेपी के लिए एक थोड़ा सा वो समय है। मतलब इन सीटों की हार को मैं बहुत बड़ा कारण नहीं गिन रहा हूं, लेकिन मैं ये कहता हूं सबसे उत्कृष्ट तो गोरखपुर सीट थी। जब मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ ने वो सीट छोड़ी तो समाजवादी पार्टी ने जीत ली थी वो उपचुनाव में। निषाद ने जीत ली थी, संजय निषाद ने। हाँ, ये तो उदाहरण है, कई ऐसे उदाहरण हैं कि जब उपचुनाव कोई और जीत गया लेकिन बाद में जब चुनाव हुए तो एकदम उपचुनाव का बहुत मतलब भी नहीं निकाल सकते सर। मैं आपको ये कहूं बहुत ज्यादा नहीं होता। और बल्कि नीतीश कुमार की बाइट में सुन रहा था कि उपचुनाव यार उससे क्या लेना देना, जब चुनाव होगा देखेंगे। लेकिन एक बड़ी बात मैं इसलिए कह रहा हूं, अब इसको गंभीरता से क्यों लेना चाहिए, बीजेपी को नहीं लेगी तो वो तो पार्टी है, मैं कौन सा उसका सलाहकार हूं। बट एज ए रिपोर्टर उसमें मुझे ये लगता है कि पार्टी को ये सोचना चाहिए कि एक तो मैंने क्यों कहा कि आपको वो कोर वोटर है, एक कंटिन्यूटी है, उस सीट पर कंटिन्यूटी है ना। तो आपका मतलब आप इतने दिनों से, दूसरा क्या होता है सर, छोटे छोटे कारण जुड़ते जाते हैं। एक कारण से कभी भी मैंने नहीं देखा कि कोई एक्सीडेंट होता है, बहुत सारे कारण जुड़ते हैं तब आपके साथ होता है। देखिए एक चीज है, आप अभी सीजेपी के प्रदर्शन में, मैं कहता हूं मैंने इसकी तारीफ की थी इस फैसले की, और मैंने उसी दिन कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी का बहुत अच्छा फैसला है। लेकिन उनके कोर वोटर की नजर में वो अच्छा फैसला नहीं है। भले ही हम कुछ भी कह लें, हमको वो चाहे जो भी है, चप्पल चाटा चाटी चोटा जो भी कह दे, लेकिन मैं एक प्रधानमंत्री के डिसीजन को देख रहा था, लेकिन उनकी पार्टी के लोग अपने एक पार्टी के नेता के तौर पर देख रहे हैं। तो वो एक उनको, मतलब जो मैं कह रहा हूं, जो मुझे लिख रहा है, मैं नहीं कह रहा कि जो मैं कह रहा हूं वही सही होगा, लेकिन एक मुझे लगता है कि उनके पार्टी के जो कोर वोटर है, जो लगातार अपने आप को डिफेंसिव होता जा रहा है, यूजीसी से लेके उससे लेके, और उसके अपने अंदर जो दूसरे लोग हैं वो उसको कहीं ना कहीं जाके चुप कर रहे हैं। क्योंकि हम लोगों के लिए राजनीति क्या होती है सर, यूपी बिहार में हमारे लिए राजनीति चाय की दुकान पर हुई चर्चा है। हम लोग राजनीति को सिर्फ वोट देने तक नहीं रखते, जैसे बहुत सारे राज्यों में आप देखते हैं। हमारे में वो सुबह से शाम तक हम उसको ओढ़ते हैं, बिछाते हैं, खाते हैं, पीते हैं। तो वहां रोज उसके नेता को उसके उसमें थोड़ा सा डिफेंसिव होना पड़ रहा। फिर इसके बाद आप ये देखिए एफसीआरए और तमाम चीजों पर लोग अब ये इस पे तुल आए हैं कि हम तभी वोट देंगे जब ये एफसीआरए लाएंगे। वो लाएंगे, मैं ये नहीं कह रहा नहीं लाएंगे, लेकिन मल्टीपल चीजों पे आपके कोर वोट बैंक का भरोसा
हल्का सा हिल रहा है, लेकिन इस बात का कोई, मैं नहीं मानता कि इसका कोई मैसेज इस तरह आएगा, क्योंकि हमने ये बात बिहार में उसमें देखी, बिहार में कैसे जीते, उससे पहले महाराष्ट्र में देखी, उससे पहले हरियाणा में देखी, उससे पहले हमने उसके बाद दिल्ली में भी देखी। तो इसीलिए बीजेपी विजय रथ पे सवार है। हो सकता है अभी ये काउंट ना हो, लेकिन मेरा मानना है कि छोटी छोटी चीजें होती हैं जो श्रीमती इंदिरा गांधी को भी 77 तक ले आती है। वैसे 71 में बड़ी शानदार जीत हासिल की थी उन्होंने। धीरेन जी, आज जब उत्तर प्रदेश विधानसभा में हंगामा कर रहे थे समाजवादी पार्टी के लोग, तो स्पीकर ने शाहिद मंजूर से ये पूछ लिया कि भाई आप ये बताइए कि आप चढ़ावा चोरी की बात कर रहे हो, आपका कितना कंट्रीब्यूशन था, आपने कितना चढ़ावा दिया था, कोई दान की रसीद हो तो जरा मेरे पास ले आओ। तो ये जो चढ़ावा चोरी का मसला है, ये जितना लंबा खींचा जा रहा है, इसको जिस तरीके से प्रहसन के रूप में, एक ड्रामे के रूप में अभिनीत किया जा रहा है, संसद परिसर में भी कनस्तर रख लिए, पप्पू यादव बैठ गए, या सिर पर कनस्तर लेकर के चल रहे थे अवधेश प्रसाद, अब विधानसभा में भी हल्ला हो रहा है, लगातार इस पर जो है संसद रोकी जा रही है। ये कुछ ज्यादा लंबा खींचा जा रहा है, या इनको लग रहा है कि 2024 से पहले हमने जिस तरीके से हिंदुओं को बांट दिया था जातियों में और उसका फायदा लोकसभा चुनाव में मिला था, वैसा ही कुछ करिश्मा ये इस बार विधानसभा चुनाव में भी कर पाएंगे, राम मंदिर में चढ़ावा चोरी को लेकर के, इसे तूल दे करके? देखिए सर, हम पॉलिटिकल जो गैम्बिट होता है, हम उसको जो दांव लगाते हैं, वो लोग जो खेलते हैं, उसको रिजल्ट के बाद ही देख पाते हैं कि उसने वाकई वो बहुत मायने, मतलब जनरली फाइनली उसी पे कंक्लूसिवली कह पाते हैं। लेकिन आज की डेट में समाजवादी पार्टी ने इस पे अपना दांव लगाया है। हालांकि उसने उस ड्रामे से अपने आप को पीछे खींचा है। मैं ये मान रहा हूं कि समाजवादी पार्टी बामुकाबले कांग्रेस के ज्यादा अपने वोट बैंक के लहजे को समझती है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि नहीं तो वो इतनी जल्दी ना सर, अगले ही दिन याद होगा राजीव राय ने एकदम तुरंत कहा कि नहीं हमारा कोई लोग नहीं थे, फिर उसके बाद रामगोपाल ने कहा कि गलत हो गया, गलती हो गई। तो वो एक कोर्स करेक्शन कर रहे हैं, जो नीचे से उनको फीडबैक मिल रहा है, उनके लोगों से जो फीडबैक उनको मिल रहा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी इसको लेके जो कर रही है, उसका फीडबैक सिर्फ उसका संदीप सिंह है, लेफ्ट का ऑर्गेनाइजेशन है, और पवन खेड़ा है, सुप्रिया सुनेत्र है, रागनी नायक है। ये तमाम वो लोग हैं जिनकी जमानतें इतनी बुरी तरह जब्त हुई कि मुझे लगता है जमानत के अंदर भी एक जमानत का प्रावधान होना चाहिए कि इनका उससे भी ज्यादा जमानत जब्त हुई, इनकी वो भी पैसे लेने चाहिए। तो वो लोग जो राय दे रहे हैं कांग्रेस को क्या लग रहा है, मैं बड़ा थोड़ा सा उसको लेके संदेह में हूं, क्योंकि वायनाड के लिए भी आप बाकी पूरे देश को खोना चाहते हैं, ये बात समझ में नहीं आ रही। तो कांग्रेस मुझे लगता है कि दिशाहीनता की स्थिति में है। उसको बस अब वो पुराने खोल में चली गई है कि जब जनता नाराज होगी तो बीजेपी की जब उसको धज्जियां उड़ानी होंगी तो मैं हूं, मैं विकल्प हूं। तो बस वो इसके अलावा और कुछ नहीं कर पा रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने इसको लेके जिस तरह का रुख लिया है, वो कोशिश कर रही है सॉफ्ट हिंदुत्व का। जैसे अखिलेश अपने मंच पे भी बुला रहे रामायण के कलाकारों को। ये अलग बात है भाई, वो जब जय श्री राम कर रहे हैं तो वो थोड़ा असहज होकर उनको नीचे भी हटा रहे हैं। लेकिन ये है कि वो एक अपना दांव इस पे चल रहे हैं। उसके कारण पीछे दो मुझे लगते हैं कि एक तो अखिलेश यादव को ये यकीन है कि उसका माई समीकरण, यानी उसका जो फोर्टे है वो मजबूत है, वो टूट नहीं रहा, तो लिहाजा वो आगे के लिए दांव खेल सकते हैं। इसीलिए वो इस करण को ज्यादा मुझे लगता है स्पेस दे रहे हैं। और उनको लगता है कि अगर हम माई समीकरण में, जैसे पिछली बार हम लोगों ने कुर्मियों को देखा कि बहुत ही स्पेसिफिक वोट किया, उन्होंने बहुत ही बढ़िया तरह से वोट किया, जहां उनकी जाति का उम्मीदवार था उन्होंने उसको वोट किया, पार्टी नहीं देखी, है ना। उसी तरह आप देखेंगे कि इस बार ये बिल्कुल चर्चा चल रही है। पिछली बार ये अभिनव प्रयोग किया था, 50% सफलता मिली थी, या 60% कहना चाहिए, क्योंकि मेरठ भी लगभग वो आ गए थे करीब, याद होगा आपको, जो उन्होंने दलित जाति के लोगों को सामान्य सीट में लड़ाया था। इस बार वो उस एक्सपेरिमेंट को और थोड़ा बड़ा करने की कोशिश करेंगे। तो मुझे लगता है कि एक इशू तो उन्होंने बना रखा। हालांकि आज सरकार ने बड़ा, केंद्र में हमने देखा
केंद्र में आज जो है किरण रिजिजू ने पलट के पहली बार सरकार का जो रुख इतने दिन बाद बदला है उसके दर्शन दिए। उन्होंने कहा कि भाई पहले तुमको शर्म आनी चाहिए, तुम माफी मांगो। भगवान राम को गाली तुम लोगों ने दी है, सपा और कांग्रेस को पहले माफी मांगनी चाहिए फिर चर्चा हो। मतलब वो इस तरह से उन्होंने बड़े गुस्से में कहा। तो मुझे लगता है कि गुस्सा नहीं होता, पॉलिटिकल मूव होता है। तो पॉलिटिकल मूव आज उन्होंने टेबल को चेंज करने की कोशिश की। तो अब देखते हैं कि इसका कितना असर रहता है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि वो प्रेशर जो है मीडिया दिखा रहा है, तमाम लोग दिखा रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जो बीजेपी की टॉप लीडरशिप है वो अपनी योजनाओं में इनमें से किसी की वजह से बदलेगी। उसको मालूम है मुझे एफसीआरए कब लाना है, उसको मालूम है मुझे वुमेन रिजर्वेशन बिल और डीलिमिटेशन कब लाना है। तो वो उसके हिसाब से काम कर रहे हैं। और मैं दर्शकों की जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि भाई बिना बहस के पास होना कोई लोकतंत्र की हत्या नहीं, ये पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी है। और 2009 से लेके आज तक मैं बहुत सारे बिल आपको गिनवा सकता हूं जो इस सरकार ने भी, जो यूपीए ने भी, सबने किया। और यहां तक कि 13-14 के 12-13-14 के बिल तो गिलोटिन से पास हुए थे, बजट। तो इसीलिए बहुत ज्यादा इसलिए इसको लेके कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जो बीजेपी है वो अपने दांव अभी तो ओंकार सर वो दबाव में नहीं दिख रही, वो शांत दिख रही है क्योंकि उसको मूवमेंट करना है। उसको मालूम है मुझे क्या करना। क्षमा सौंपती उस भुजंग को जिसपे भी सरल हो, वो क्या करेगा क्षमा, जिसपे जो सहज विनीत सरल हो। तो इसीलिए उनको मालूम है हमारे पास नंबर भी है, हम जब चाहेंगे पास करा लेंगे। अब वो अपना गुणागणित लगा रहे सर, हर किसी को राइट है तो वो भी लगा रहे हैं। ये अरविंद केजरीवाल क्यों थोड़ा सा इनसे अलग होते हुए दिखाई दे रहे हैं? ये राम मंदिर के मसले पर भी, चढ़ावा चोरी के मसले पर भी आम आदमी पार्टी के लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं। दूसरी बात ये है कि ये नीट पेपर वाले मसले पर जरूर अरविंद केजरीवाल ने काफी आक्रामक रुख लिया था, लेकिन अब अचानक उन्होंने गोल पोस्ट चेंज किया है। अब वो E20 पर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो वो इनसे कुछ ज्यादा तेज गति से लोगों का मूड भांप रहे हैं कि किन मुद्दों पर मैं एक माहौल बना सकता हूं पंजाब के लिए, क्योंकि उनके लिए तो अब पंजाब सबसे बड़ी चुनौती है। देखिए सर, वो इसमें नीट वाले मुद्दे पे आए, उस पे आए, तो आपने देखा होगा पंजाब में पहले से ही पेपर लीक और वो सब दिख रहे हैं। तो उन्होंने नीट का इस्तेमाल इसलिए किया था क्योंकि उसमें उनके बच्चे थे जिनको उन्होंने ट्रेंड किया था। भाई मेरे गुरुकुल के बच्चे कहीं गए हैं तो मैं इस उम्मीद में चला जाता हूं कि वो गुरुजी का सम्मान करेंगे, मेरे गले में भी माला पहनाएंगे। लेकिन बच्चों ने जब देखा कि गुरुजी को कोई पूछ नहीं रहा, ये तो सारी भीड़ हमारी है, ऐसा उनको लगने लगा, तो उन्होंने गुरुजी के गले में माला नहीं डाली। तो वो लोग जो वहां से निकल गए, आपने देखा होगा कि दीपके उसके घर नहीं गया, कपिल सिब्बल के घर गया, है ना। सौरभ दास भी उसके पास नहीं गया, उनके पास गया, वही मंचों पर आते रहे। तो इसीलिए एक उसने उसमें जो कहते नहीं होम करते हुए हाथ जलाए, उसने बेचारे ने उसमें हाथ जला लिए। लेकिन वो ये जरूर समझता, बहुत शातिर पॉलिटिशियन कहना चाहिए, जिसने इतने ख्वाब बेचे सर, कि जिसने आपकी आंखों के सामने झूठ बोला लगातार और हर आदमी को दिखा कि भाई जो बच्चों की कसम झूठी खा सकता है। जो आदमी ये कह रहा कि अभी हमारे सामने हो, तो सबके सामने कोई आजादी की बात नहीं थी कि भाई हमको याद नहीं नेहरू ने क्या किया था, फला ने क्या किया था। वो तो उसने कहा कि मैं बड़ी गाड़ी नहीं लूंगा, उसने कहा मैं बड़ा बंगला नहीं लूंगा, उसने सब किए, शीश महल तक बनाए, तो भी लोगों ने वोट किया। तो वो ये जानता है कि झूठ की ताकत क्या है। वो ये जानता है कि मैं, जो बीजेपी के खिलाफ लोग हैं, वो मेरी हर बात पे यकीन करेंगे, बस उनको इकट्ठा करने की जरूरत है। अब वो E20 क्यों लेके जा रहा है, आप देखेंगे E20 को लेके कई राज्यों में सर वाकई सवाल तो है। लेकिन मैं एक बात साफ कर दूं कि मुझे कतई नहीं, क्योंकि मेरी गाड़ी तो आज तक खराब नहीं हुई, मैं तो और बहुत ही सादा चलाता हूँ। और मुझे तो पता नहीं था कौन सा तेल वो डाल ले, जो भी डाल ले E20 डाल ले होंगे, क्योंकि मैंने आज तक वो पावर टेरन वाला नहीं कराया। तो वो जो सबकी गाड़ियों का, मेरी गाड़ी को ना तो उसने बताया कि कोई कम है, यूजुअल है, दोनों गाड़ियों का कोई, मुझे तो नहीं लगा कि मेरे घर में या उसमें कोई फर्क पड़ा है। लेकिन नहीं, मेरी गाड़ी का तो एवरेज भी प्रभावित नहीं हुआ है। बहुत सारे लोग, मैं इसीलिए कह रहा कि लोग अपने हिसाब से जो चाहे काउंट कर लें, हमको उससे मतलब नहीं। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि लोग इस मुद्दे पर सर
आंदोलित जरूर है। जैसे मेरी बाइक वाला है, जैसे मैं बाइक पे बैठ के घूम रहा था तो उसमें एक दो ने कहा कि हमारी तो E20 वो है, प्रूव है, मतलब हमारी तो E20 पे चलती है, लेकिन एक दो ने कहा कि साहब हमारी दिक्कत ज्यादा आ रही, तो वो उनका कोई भी फैक्टर हो सकता है, लेकिन वो इशू है, वो बिहार में भी इशू है, तमाम जगह पर है, तो लिहाजा उसने बहुत तेजी के साथ इस इशू को छूने की कोशिश की। लेकिन हमारे गांव में जो नहीं कहावत है, जिस दिन सर मुड़ाया उसी दिन ओले पड़ गए। जिस दिन वो यहाँ ये E20 कर रहा है, परसों और तरसों में पंजाब के किसानों ने बाकायदा पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करके कहा सरकार से कि साहब हमको भी ये E20 के लिए जो एथेनॉल है उसकी फैक्ट्रियां लगाने की हमको एनओसी दी जाए, इजाजत दी जाए, हम अपनी जो पैडी है इसका जो बच जाता है धान के बाद, हम उसको जो वो है उस सबको ले जाके आपके साथ वो देना चाहते हैं, उससे हम बड़े मात्रा में एथेनॉल बनाना चाहते हैं, हम भी अपनी अर्थव्यवस्था सुधारना चाहते हैं। उन्होंने पहली बार वही बातें की जो उनसे सरकार करने के लिए कह रही थी। उन्होंने कहा हमको मतलब क्रॉप रोटेशन भी लेना होगा। तो मुझे लगता है कि इधर ये बेचारा E20 को रो रहा है, उधर वो E20 कह रहे हम लगाएंगे। तो इसीलिए ये कंफ्यूजन उसका, वो जितना शातिर अपने आप को समझता है, जनता थोड़ा सा अलग वे में जा रही है। जैसे बहुत अच्छी बात यह है कि उसको कवर क्यों करते हैं, बहुत सारे लोगों ने मेरे से पूछा, तो उनको मालूम नहीं है कि उसको कवर इसलिए किया जाता है, वो आज भी पंजाब से बड़े बड़े ऐड देते हैं। मानिए पंजाब के फरीदकोट के मतलब उसके फिरोजपुर के एक छोटे से गांव में उसने एक वो खोला, कोई मोहल्ला क्लिनिक, भगवंत सिंह मान ने, तो उसका विज्ञापन आपको दिल्ली के अखबार में मिल रहा, उसका आपको वहां मिल रहा है गुजरात के अखबार में। तो क्यों है भाई ये इसलिए है क्योंकि वो उसके लिए नहीं दे रहे, वो आपको डील है, बार्टर है, आपको देना है हमारी खबर कवर करनी कि हम E20 में करने आ रहे हैं, वरना उसके पास लोग दिल्ली में नहीं है सर, उसके पास सड़क पे लोग आप कहीं नहीं है। बिल्कुल नहीं है। दूसरे, ये जो 5 राज्यों के चुनाव हैं, क्या इन्हीं का खौफ है? क्योंकि राज्य दर राज्य भारतीय जनता पार्टी तो जीतती जा रही है नरेंद्र मोदी और अमित शाह के नेतृत्व में, और शाह के बारे में लंबे लंबे पोस्टर लिए खड़े हैं पार्लियामेंट में कि अमित शाह संसद से कहाँ गायब हैं। तो इनको पता नहीं कि अमित शाह इस समय क्या कर रहे होंगे। वो तो अचानक प्रकट होंगे और धड़ाधड़ बिल पारित करवा लेंगे जिस दिन चाहेंगे, जिस दिन उनके पास पूरे नंबर तो आ चुके होंगे, लेकिन जिस दिन वो चाहेंगे उस दिन पूरी रणनीति की तैयारी के साथ आएंगे, भाषण भी देंगे और बिल भी पास करा लेंगे। इसके अलावा इनको तो उन्होंने तरह तरह के मुद्दों में उलझा के रखा हुआ है। ये तो सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, उधर बीजेपी 5 राज्यों के चुनाव के लिए पूरी तरह कमर कस रही होगी, तैयारियां कर रही होंगी, जमीन पर जाकर के काम कर रही होंगी। जैसे अब तक जितने राज्यों में चुनाव परिणाम आए हैं वो ऐसे ही थोड़ा आ गए हवा में, बाकायदा पूरी तैयारी होती है। तो ये जो 5 राज्यों के चुनाव हैं, इनको आप कैसे देख रहे हैं? कौन से राज्यों में बीजेपी के लिए थोड़ी कठिनाई हो सकती है या उसके लिए वो चुनौती बन सकते हैं? देखिए सर, 5 राज्यों में एक तो आप सबसे पहले देखिए, आप उत्तराखंड को देखिएगा सर। उत्तराखंड है, वहां कांग्रेस के पास इस तरह का कोई लीडर नहीं है जो उसके लिए कोई बड़ी चुनौती बन सके। अब गणेश गोदोलिया या ये जो है, ये सब लोग बहुत बड़े लीडर्स नहीं है, और अब तक पार्टी को वापस जाके उन्हीं 80-82 साल के लीडर के उस पर जाकर टिकना पड़ रहा है, अगर हरीश रावत के, जबकि अब वो बेचारे शारीरिक रूप से, हालांकि इच्छाएं तो नहीं मरती, माया मरी ना मन से मन मर गए शरीर, हमारे यहाँ तो कह गए कबीर, तो वो जो है बेचारे अभी भी सोचते हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि वहां होगा। हालांकि बहुत अच्छा शासन नहीं, तो एक वहां बहुत ज्यादा एक उसी पार्टी के बीच में कांग्रेस इस उम्मीद पे वो होगी कि इससे ज्यादा और इम्तियाज क्या है, मैं तेरी वो जो है बिना किसी उसके जो है वो कूद गया है, तो धामी को लेके थोड़ा सा वो तो है, लेकिन जनता तो बीजेपी को वोट करती है।
मुख्यमंत्रियों को वोट नहीं करती है, वहां भी मजबूरी मोदी ही होंगे। फिर आगे आप आते हैं यूपी में। यूपी एक ऐसा राज्य है जहां अगर लोकसभा चुनाव के हिसाब से देखें तो इसलिए मैं इसको देखना चाह रहा। लोगों आपको भी लगेगा शायद अजीब है, लेकिन 2014 में पहले बीजेपी रिकॉर्ड तोड़ सीट लाती है लोकसभा में, तब बीजेपी सत्ता में आती है राज्य की, क्योंकि वो पहले चुनाव होता है, इंडिकेटर होता है। फिर वो दूसरा करती है, फिर आप देखिए 2019 में भी वही करती है, तब वो सरकार में आती है। 2019 में उसकी सीट घटती है लोकसभा की, तो विधानसभा की सीट भी घटती है। और 2024 को अगर हम देखते हैं तो पूरी तरह से वॉश आउट होती है। जितने सीटों से वहां कम पड़ती है उतनी सीटों से उसका लोकसभा में बहुमत खत्म हो जाता है। दूसरा, अगर हम उसको विधानसभा वाइज देखते हैं, सेगमेंट वाइज देखें, तो सेगमेंट वाइज 224 सीटों पर इंडी गठबंधन ने जीत हासिल की थी, जो लगभग बहुमत से 22 ज्यादा है। तो ये तो एक बड़ी रोजी पिक्चर है उनके लिए। लेकिन यहां जब विधानसभा का चुनाव होगा तो वो योगी आदित्यनाथ के चेहरे पे लड़ा जाएगा। और योगी आदित्यनाथ चूंकि जब चुनाव लड़ेंगे तो वहां के चुनाव में अखिलेश होंगे सामने, जिनके लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशंस को इस राज्य को अभी भी मालूम है। और अभी भी वो बहुत रेयर है कि महिलाओं से वोटों का उनका तादाद में जुड़ सके। क्योंकि मैं देख रहा था उन्होंने कल परसों वो जो मंदिर बनवाया है केदारनाथ का, उसका भी फोटो डाला था शिवरात्रि के दिन और वो सब चीजें, तो वो कर जरूर रहे हैं। लेकिन बड़ी लड़ाई यूपी है। यूपी में कांग्रेस किस तरह से सीटें झटकती है समाजवादी पार्टी से, क्या करती है, ये सब भी बड़ा दिलचस्प होगा देखने वाला। दूसरा, ओवैसी पिछली बार एक फुस बम थे, हमने देखा, हम लोग खुद ही कह रहे थे फुस बम है। लेकिन इस बार मुझे लगता है ओवैसी थोड़ा और अलग मूड में हो सकते हैं। लेकिन मुस्लिम वोटर बहुत वेब बैंक की तरह ही काम करता है, तो वो मुझे लगता नहीं बहुत आसानी से अखिलेश का साथ छोड़ेगा। तो उत्तर प्रदेश में दिलचस्प होगी लड़ाई देखने में, कोई ऐसा इशू नहीं है। पंजाब जो है, पंजाब इस बार बड़ा खेल दिखता है। पंजाब में इस बार जो सॉफ्ट खालिस्तान का जो एक आइडिया प्रपोज करता है समाजवादी को, ये जो आम आदमी पार्टी, और उसी के साथ आपने देखा होगा जब भी शिरोमणि अकाली दल सत्ता से बाहर होता है तो अचानक उसको आनंदपुर साहिब प्रस्ताव और तमाम सब याद आ जाते हैं। लेकिन ये उसका दुर्भाग्य है कि अब उसको वो वोटें नहीं मिलती। कांग्रेस का बहुत अच्छा चल रहा था, कांग्रेस ने बहुत अच्छे, और लोकसभा में 7 सीटें भी जीती, 13 में से आपने देखा होगा, तो उसको लग रहा था वो आएगी। लेकिन उनके कांग्रेस में एक अच्छी आदत है पंजाब में कि वो जूतों में दाल बांटते रहते हैं, ज्यादा चक्कर पड़ते नहीं है, एक दूसरे को जूतम पैजार करके। मुझे लगता है कई बार तो मैं हंसता हूँ कि वो एक हाथ में जूता लेके आते, एक पैर में पहन के आते, क्योंकि खोलने में टाइम नहीं लगना चाहिए। कल तो हालत ये हो गई, वो मेरा बूथ सबसे मजबूत, वो जो कांग्रेस मजबूत वाला जो एक उनका कैंपेन 4-5 दिन से चल रहा, भूपेश बघेल वाला, वो जहां भी जा रहे वहीं हो रहा। कल तो हालत ये हो गई कि आखिर में राजा वड़िंग ने अपना माइक उसके हाथ में दे दिया, जो उनको चन्नी जिंदाबाद, चन्नी को लाओ, कह रहा ले अब जाके नारे लगा ले। तो ऐसी हालत में कांग्रेस जीती हुई थाली किसको देगी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्योंकि बीजेपी ने, अगर हम जो समाजवादी पार्टी के लिए हमने जो लोकसभा की बातें की, तो भले ही कुछ भी नहीं था, लेकिन कांग्रेस बीजेपी ने एक वोट हासिल की। हमने देखा लोकसभा चुनाव में उसने वोट हासिल की। तो ये एक बड़ा दिलचस्प है कि क्या वाकई वोट इस तरह डिवाइड हो सकता है कि जो पार्टी अभी 2-3 सीटों की पार्टी भी नहीं है, कांग्रेस बीजेपी इस तरह से अगर वास्तव में देखेंगे, वो अचानक अपने आप को 117 वाले उसमें इस पावर पे ले आती है। क्योंकि हम समाजवादी पार्टी उसको देख चुके हैं, आम आदमी पार्टी को, क्योंकि जादू कुछ नहीं होता, जनता का मूड होता है। इसीलिए बीजेपी ने भी इस बार अच्छे दांव अपने लिए रखे हैं। यहाँ तक कि उसके अध्यक्ष जो केवल सिंह ढिल्लो है, उसने कहा कि साहब हमारे दरवाजे तो सबके लिए खुले हुए, चन्नी हो, मैं तो मानता हूं कि चन्नी या चवन्नी जो भी आएंगे वो उनको सबको ले रहा है। तो सही है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग जो है पंजाब दिख रहा है। और जैसे जैसे हम हमले भी देख रहे हैं, टेररिज्म के हमले भी देख रहे हैं, और जिस तरह मामले को गरमाने की कोशिश की गई थी, आपने देखा होगा सतलुज फिल्म के सहारे, वो सब भी है। तो इसीलिए बड़ा ओपन गेम है। बाकी अगर आप 2 राज्यों में गुजरात को उसको जोड़ रहे हैं, तो गुजरात तो मुझे लगता है कि
अभी भी कांग्रेस के लिए बहुत ही असंभव सी बात है। मैं चूंकि जब भी जाता था वहां, पिछले 3-4 चुनाव मैंने लगातार ही कवर किए थे, तो मैं हंसता था। मैं जब भी जाता था अर्जुन सिंह मोढवाडिया के पास जरूर जाता था पोरबंदर में। वो बेचारे लगातार ही हार रहे थे, आखिर में उसको जीत के लिए बीजेपी में ही आना। तो बड़े से बड़े नेताओं का आपने देखा, हार्दिक पटेल को देखा, फिर हम लोगों ने वो जो लड़का था, 3 लड़के थे ना, ठाकुर, एक तीसरा हाँ, वो था, एक ठाकुर वो जो था, एक उसने बड़ा वो एक हार्दिक, जिग्नेश एक को छोड़ हार्दिक के पटेल, बाकी सब जिग्नेश इधर आ गए। मेवानी और ठाकुर, ये 3। जिग्नेश मेवानी तो अभी भी विधायक है, जो अपनी पार्टी से, लेकिन उसको लेफ्ट का और उसका सबका आपका समर्थन था, वो भी लग हाँ, रहा था। मुझे लगता है कि वहां बहुत ज्यादा हम लोगों को नहीं लगता कि बहुत ज्यादा कोई ऐसा होगा, तो इसीलिए यही देखना है अभी। तो मुद्दे तो और भी थे, लेकिन समय हो रहा है। धीरेन्द्र जी, बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए, इतना समय देने के लिए, महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। जो बाकी के मुद्दे हैं अगले किसी अंक में जरूर धीरेन्द्र जी को जोड़ करके चर्चा करेंगे। और आप सबसे अनुरोध है कि अगर ये चर्चा अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबा दें, वीडियो को शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, हमारा भी और धीरेन्द्र जी का भी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद।